गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 22 विश्व के सम्मुख चुनौतियों का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। बेटा, हमने पर्यावरण का अर्थ पढ़ा, पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं, क्या प्रभाव है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब होता है आवाज, है ना। आवाज प्रदूषण कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जो मनुष्य के कानों को अप्रिय महसूस होती है। अधिक शोर के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के मनोरोग जन्म ले लेते हैं, है ना बेटा। कहीं बहुत ज्यादा आवाज आती है तो हमारे कानों को वो शोर शराबा अच्छा नहीं लगता है। ज्यादा शोर होने से हमारा सिर दर्द होने लग जाता है, हम चिड़चिड़ाहट बढ़ती है, जिसे मानसिक तनाव कहते हैं। और अधिक शोर के कारण मनोरोग भी जन्म ले लेते हैं। इस प्रदूषण में लोगों को जागरूक और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी बहुत आवश्यक है, तभी हम ध्वनि प्रदूषण को रोक पाएंगे। अगला है बेटा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण के निर्माण की प्रक्रिया पर यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि कच्चा माल किसी एक देश में मिलता है और इस कच्चे माल से बनने वाली जो वस्तु है वो किसी दूसरे देश में अवेलेबल है। वैश्वीकरण का मतलब होता है बेटा एक दूसरे पर निर्भर होना, है ना। एक देश अगर किसी वस्तु को बनाने का कच्चा माल निर्मित करता है तो दूसरा देश उस वस्तु को अच्छी क्वालिटी में बनाने की तकनीकी जानता है। कच्चे माल और तकनीकी का प्रयोग कर उत्पादन किसी तीसरे देश में होता है ना। एक देश अगर कच्चा माल दे रहा है, दूसरा देश अगर तकनीकी प्रयोग और उसका ज्ञान दे रहा है, तो तीसरा देश उस वस्तु को और अधिक बेहतरीन क्वालिटी में बना रहा है। इस प्रकार जो वस्तु हम खरीदते हैं उस वस्तु के निर्माण में कई देशों का सहयोग रहता है। विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों की पारस्परिक निर्भरता केवल उत्पादित वस्तुओं तक सीमित नहीं है। विश्व के कई देशों में जो लोग रह रहे हैं ना बेटा, वो केवल वस्तुओं पर ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। वे एक दूसरे पर शिक्षा के क्षेत्र में, कला, साहित्य, तकनीकी, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे पर निर्भर है। देश और लोगों के बीच व्यापार, है ना, एक देश का दूसरे देश के बीच व्यापार, पूंजी निवेश, है ना। कोई चीज वस्तु खरीदते हैं तो पूंजी तो खर्च होती है ना। यात्रा, पर्यटक, हमारे भारत में बहुत सारे पर्यटक स्थल है जिसे देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। खेलकूद, बहुत सारे खिलाड़ी भारत से कई इंटरनेशनल जगहों पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं। दूसरे देश से कई लोग हमारे यहाँ पर भी आते हैं। अन्य प्रकार के माध्यमों से जो विभिन्न अंतर क्रियाएं होती हैं, ये वैश्वीकरण के परिचायक हैं। ठीक है बेटा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच की जो दूरियां हैं वो बहुत कम हो जाती है। एक देश अपने विकास के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने लगता है, क्योंकि बेटा एक व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसी तरह एक देश भी अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। हम अपने अंदर रहने वाली या उस देश में रहने वाली जनसंख्या के भरण पोषण के लिए आवश्यक सामग्री हेतु उसे अन्य देशों से आयात भी करना पड़ेगा और निर्यात भी होना पड़ेगा, तभी देश की
जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। अगला है बेटा वैश्वीकरण से लाभ। वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है। जब वैश्वीकरण होता है ना तो उससे पूंजी का प्रवाह मतलब लेन देन जब बढ़ता है तो पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलता है और प्रतियोगिताओं का भी विकास होता है। कंपटीशन, ठीक है ना। जब दो देशों का आपस में सहयोग हो जाएगा तो व्यक्ति अच्छी से अच्छी चीज बनाने में और बेहतर से बेहतर कार्य करने में प्रतियोगी के रूप में आगे आएंगे। वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव। अब है बेटा वैश्वीकरण का प्रतिकूल प्रभाव, विपरीत प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण जो घरों में उद्योग चल रहे हैं जिन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से कमजोर घरेलू उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जब आती है बेटा तो वो तकनीकी और बड़े स्तर पर मशीनों के द्वारा काम करती है। उससे क्या होता है, घरों पे चल रहे हैं ये जो कुटीर उद्योग, जैसे मान लो पापड़ बनाना, बड़ी बनाना, अचार बनाना, डलिया बनाना, झाड़ू बनाना, ये सब कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग जिनको घर के लोग, परिवार के लोग मिलकर ही चला सकते हैं। लेकिन इन्हीं का जब कारखाने बन जाते हैं, इन्हीं के जब बड़े बड़े उद्योग लग जाते हैं तो फिर घरेलू उद्योग ठप होने लगता है, बंद होने के कगार पर आ जाता है। अगला है बेटा आय वितरण की विषमता। आय को बांटने की कठिनाइयां। घरेलू उद्योगों की समाप्त होने के कारण रोजगार के अवसर में कमी आ जाती है, जिससे आय बांटने में कठिनाई आ जाती है और उसकी जो खाई है वो और अधिक चौड़ी हो जाती है। कुटीर उद्योग से कई लोगों का व्यवसाय धंधा चल रहा है, उन्हें रोजगार मिल रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आने से क्या हुआ है, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिससे वे अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं और अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने में सक्षम नहीं है। अगला है बेटा उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आक्रामक प्रचार प्रसार शैली ने, विदेशी कंपनियां जब आती है तो जो क्वालिटी, बहुत सारी क्वालिटी की जो चीजें बनाती हैं उनसे देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार किया जाता है। अब है विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार। बिल्कुल बेटा, एक चीज अगर मार्केट में आई है तो कोई देखेगा तो होड़ जोड़ लग जाती है, अरे इसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, है ना। यहाँ क्वालिटी की बात नहीं आती है। जैसे अपन बहुत सारे चाइना के सामान देखते हैं ना, चश्मे हुए या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देखते हैं। ये विलासिता की चीजें क्या होती है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है ना। ये हमारी कोई मूल आवश्यकताओं में नहीं आता है। ये वस्तुएं केवल हम काय के लिए, साज सज्जा के लिए, अच्छे फैशनेबल दिखने के लिए इनका हम यूज कर रहे हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश में आम उपभोग की वस्तुओं की तुलना में, है ना, जो हमारी मूल जरूरत है उनकी तुलना में विलासिता की जो वस्तु है उनकी बहुत ज्यादा भरमार हो गई है या उनकी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है। वैश्वीकरण दो क्षेत्रों पर बल देता है, एक है उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण का अर्थ है औद्योगिक, सेवा क्षेत्र और व्यापार से संबंधित नियमों एवं कानूनों के संबंधों में ढील देना। ठीक है, उदारीकरण का अर्थ क्या है, औद्योगिक, सेवा क्षेत्र और व्यापार से जो संबंधित जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके बंधनों में ढील देना, ताकि हर कोई आसानी से व्यापार व्यवसाय कर सके। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई नियम नहीं है कि यही
कुछ लोग या जो देश या राज्य के वरिष्ठ लोग होते हैं वो ये व्यापार कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला है निजीकरण। विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाइयां लगाने हेतु प्रोत्साहित करना निजीकरण का अर्थ है ना। विदेशी कंपनियां क्या करती है, घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन जो वो बनाती है उन चीजों की इकाइयों को बढ़ाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। उदारीकरण के तहत उद्योगों को, सेवा क्षेत्रों को, व्यापारों को कानूनों में ढील देकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियां उन्हें प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। निजीकरण का अर्थ है किसी क्षेत्र की कंपनी को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की अनुमति प्रदान करना। निजी माने केवल स्वयं के लिए, उदारीकरण मतलब दूसरों के लिए, है ना। अगर हम सिंपल से शब्दों में अर्थ लगाएं तो निजी मतलब स्वयं का, उदारीकरण मतलब दूसरों के द्वारा या दूसरों को देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की अनुमति प्रदान करती है। निजीकरण में क्या होता है, विदेशी जो कंपनियां होती हैं वो किसी निजी क्षेत्र की कंपनियों को, जो कंपनियां ऑलरेडी है, उनको वस्तुओं और उनके उत्पादन की अनुमति प्रदान करती है कि हम लोग ये प्रोजेक्ट लाए हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा है, आप भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जिनकी पहले अनुमति नहीं थी, पहले ऐसी अनुमति नहीं थी कि पर्सनल तौर पर भी आप ये चीज बना सकते हो और इसे बेच सकते हो, पहले सरकारी कंपनियों को ये अधिकार होते थे। आज के जमाने में या वर्तमान में औद्योगिकरण के विकास के तहत निजी तौर पर भी व्यक्ति उन चीजों का उत्पादन कर सकता है जिनका उत्पादन सरकारी कंपनियां कर रही है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की संपत्ति एवं संचालन को निजी क्षेत्र को सौंपना भी सम्मिलित है। कई प्रकार के जिस लोन वगैरह लेते हैं, है ना, लोन वगैरह लेके व्यक्ति सेल्फ अपना काम करता है। कई क्षेत्र में ऐसा भी होता है कि सरकारी कंपनियों के अंडर में छोटे छोटे उद्योग खोले जाते हैं जो पूरी तरह से सरकारी कंपनियों के नियंत्रण में रहते हैं। अब बेटा अगला है हमारा आतंकवाद। हमने पर्यावरण पढ़ा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनिकरण, वैश्वीकरण। अब अगला हम पढ़ने जा रहे हैं आतंकवाद। 21वीं शताब्दी में आतंकवाद वैश्विक होता जा रहा है, पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। आज विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई गंभीर समस्या है बेटा तो वो समस्या है आतंकवाद। पिछले 20 वर्षों से विश्व में आतंकवादी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। 20 सालों में विश्व में आतंकवादी घटनाओं में तेजी से क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला बलपूर्वक गैर कानूनी तरीका है। आतंकवादी कौन होते हैं? क्या है आतंकवाद? आतंकवाद में व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी मनमानी करने के लिए बलपूर्वक गैर कानूनी तरीका अपनाता है और अपनी जो मांगे गलत है उसे मंगवाने की या उसे पूरा करने की डिमांड सरकार से करता है। शांति व्यवस्था भंग करना और शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से आतंकवाद का उद्देश्य होता है, एक तो वो शांति को भंग कर देना, दूसरा शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से आतंकवादी हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं। आतंकवाद लोकतंत्र और मानवता के विरुद्ध अपराध है। आतंकवादी अपने जीवन की परवाह न करते हुए मानव जीवन के विरुद्ध क्रूरता का बर्ताव करते हैं। आतंकवादी जो रहते हैं बेटा, उनको
केवल अपनी पड़ी होती है। वो ये नहीं सोचते कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उससे देश का, राज्य का या उस पूरे शहर पर उसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। चारों ओर रक्तपात, चारों ओर खून खराबा, विनाश और अराजकता। अराजकता का मतलब होता है भड़कती हुई ज्वाला, जैसे भड़काव। एक व्यक्ति ने कहा ऐसा, अराजकता का मतलब भड़काना या किसी को किसी के खिलाफ कर देना। अराजकता पैदा करते हैं। ये मतपत्र के विरुद्ध गोली के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। जैसे आम जनता क्या करती है, मत देकर अपनी सरकार बनाती है और अपने चुने हुए प्रतिनिधि को अपना शासक बनाती है। ये लोग क्या करते हैं, मत नहीं देते हैं, बल्कि गोली, बंदूक की नोक पर लोगों को डराकर, धमकाकर और सरकार को ब्लैकमेल कर कर जबरदस्ती अपना कार्य मनवाना चाहते हैं। ये विमान अपहरण, आक्रमण, हत्याएं, डांट डपट आदि का सहारा लेकर अपने कार्य करते हैं। कई बार आतंकवादी धार्मिक उन्माद से ग्रस्त होकर, कई बार क्या होता है, आतंकवादी धर्म का सहारा ले लेते हैं, है ना, धर्म के धार्मिक रूप से वो पीड़ित होते हैं और वो क्या करते हैं, निर्दोष लोगों की भी जान लेने का कार्य करते हैं। अपनी गतिविधियों के द्वारा आतंकवादी समाज, देश में अलगाव पैदा करते हैं। अलगाव का मतलब होता है अलग से अपना एक गांव या अपना एक अलग से शहर बसाना। अलगाव, सबसे अलग रहकर अपनी छाप या अपना परिचय देना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या और समाज में दहशत फैलाकर गैरकानूनी तरीकों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है ना। आतंकवादियों को ऐसा भी बोल सकते बेटा, क्या होता है आतंकवाद? आतंकवादी वे लोग होते हैं जो निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं, समाज में लोगों को डराते हैं, दहशत फैलाते हैं और गैरकानूनी तरीकों से, है ना, कानून को तोड़कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। जब आतंकवादी को किसी बाहरी देश का सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है तो उसे विदेशी राज्य द्वारा प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद कहते हैं। जब किन्हीं आतंकवादियों को कोई और दूसरे बाहर का देश सहयोग दे, उनको प्रोत्साहित करे कि हाँ हाँ तुम जो कर रहे हो वो सही है, तो ऐसे आतंकवाद को विदेशी आतंकवाद कहते हैं। आतंकवादी एक व्यक्ति को मारकर 10 लोगों को डराना चाहते हैं। आतंकवादी लोग जितनी भी गतिविधियां करते हैं वो अकेले किसी व्यक्ति पे नहीं, वो भीड़ में ये सब काम करते हैं ताकि मारे एक को और डरे 10 लोग। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध की तकनीक है ना, मनोवैज्ञानिक युद्ध है ये कि एक को मारो और दूसरे 10 लोग ऑटोमेटिक ही डर जाएं। वो खुद ही सोचे कि अरे इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो हमारे साथ क्या होगा। ये नेताओं, संस्थाओं, पुलिस, सैनिक आदि पर हमला करते हैं क्योंकि ये सब राज्य सत्ता के प्रतीक हैं। क्योंकि ये सब लोग क्या करते हैं, राज्य के सरकारें होती हैं, ये राज्य की रक्षा करते हैं। वे जनता में असुरक्षा की भावना पैदा कर सरकार एवं व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब है आतंकवादियों के कार्यों का स्वरूप। आतंकवादियों के कार्य राज्य और समाज दोनों के विरुद्ध होते हैं। इनके कार्यों का राजनीतिक उद्देश्य होता है। इनके कार्य अवैध और गैर कानूनी होते हैं। आतंकवादी सामान्य जनता में डर पैदा करते हैं। आतंकवादी अपने कार्यों को हिंसक तरीकों से करते हैं। आतंकवादी बुद्धि संगत विचार को समाप्त कर देता है। मतलब आतंकवादी जो होते हैं वो अच्छी संगत में न होने के कारण, भड़कावे के कारण इस राह पर चलते हैं। अभी बेटा भारत में आतंकवाद, आज विश्व के सभी देशों के लिए आतंकवाद प्रमुख चुनौती बन गया है। भारत भी पिछले कुछ दशकों से आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा है। हमारे देश में भी बेटा आतंकवादी
कुछ गतिविधियां हुई हैं जिससे देश प्रभावित हुआ है। कुछ विरोधी एवं पड़ोसी देश भारत में कट्टरपंथी लोगों को आतंकवाद के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह की आतंकवादी गतियों से भारत की पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की छवि धूमिल होती है। बेटा हमारा भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है ना। हमारे यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। कुछ लोग जातीयता के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, जिससे हमारे भारत की अनेकता में एकता की जो छवि है वो खराब हो रही है। यह भारत की सर्वधर्म समभाव व वसुदेव कुटुंबकम के मूल्यों के विरुद्ध भी है। यह हमारे देश में हम सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं और वसुधैव कुटुंबकम, जैसे भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब इतना बड़ा है, वैसे ही हम सब भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम के समान एक ही देश में भाईचारे के साथ रह रहे हैं। इससे भारत की संप्रभुता, अखंडता व लोकतंत्र को भी खतरा है। अंत में हम यही कहेंगे कि आतंकवादी धर्म के नाम पर कार्यवाही करते हैं। आतंकवाद लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त करते हैं। देश की सामाजिक आर्थिक की प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? अवरुद्ध करते हैं, रोक देते हैं। आतंकवाद के कारण समाज और आर्थिक विकास रुक जाता है। इसलिए सरकार एवं जनता ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। भारत अपनी एकता और अखंडता सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है ना। भारत यही चाहता है कि मैं हमारे देश में इस तरह की गतिविधियां न हो, ताकि देश में भाईचारा बना रहे। बेटा ये पार्ट 22 पूरा हो गया है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल इसकी बैक एक्सरसाइज मैं आपको करवा दूंगी, बुक एक्सरसाइज। ओके बेटा, थैंक यू।